कनॉट प्लेस मैं उस जगह को बहुत बेहतर जगह मानता हूँ जहाँ पे सुबह हजारों लोग लंच बॉक्स लेके आते हैं। गांधी दिल्ली में पहली यात्रा से 30 जनवरी 1948 तक 780 दिन रहे। इतने समय कोई गांधी किसी भी जगह में नहीं रहे। देखिए, खादी और भारत का रिश्ता तो अटूट है ना। मैं कुछ भी पहनूं लेकिन खादी के प्रति एक अलग तरह का भावना है हमें। खादी महंगी भी हो गई है, उस तरह से नहीं है, लेकिन खादी तो है। चल भाई पटेल वहाँ पे बैठे हुए थे, वो स्पीकर थे। कश्मीरी गेट में उन्होंने फोटो खिंचवाई। जो उनकी हैट वाली फोटो है वो कश्मीरी गेट की है। वो बोलते रहे और मैंने FIR लिखा। तो आप कह सकते हैं गांधी जी का FIR हमने भी लिखा है। चंद्रशेखर जी का मैंने 1995 में इंटरव्यू किया था। मेहम कांड हुआ था, आपको याद होगा। मेहम कांड था, बहुत ही चर्चित हुआ था। चौटाला थे उस टाइम, सारी चीजें थी। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी शख्सियत है ना, नरसिम्हा राव। एक मैंने आलोक जी, ये मीडिया की वजह से संभव हुआ ना, मेरे जैसे मामूली आदमी को कौन पूछता है। उन्होंने कहा आइए विवेक जी मेरे साथ ही बैठिए। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। 4-5 मिनट बात हुई। मैंने कहा नहीं सर, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सत्यजीत रे खूब आए, है ना, फिर पंडित रविशंकर आए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक ये जो थी डेढ़ इश्किया के टाइम में माधुरी दीक्षित यहाँ पे आती थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जैसा वादा किया था, ये तीसरी कड़ी है किताबनामा की। लेखकों को ढूंढता ढूंढता तलाशता मैं चला आया दिल्ली के उन शख्स के पास जो लगातार हर दिन जितने शब्द पन्नों पर उतारते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति उतारता हो। लगातार संस्मरण लिख के, लेख लिख करके, पत्रकारिता करके, किताबें लिख करके छाए रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा छपने वाले, भारत के बारे में सबसे ज्यादा छपने वाले, दिल्ली के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले, अलग अलग किताबों के जरिए, रिपोर्टाज के जरिए, अलग अलग जगहों पे अगर किसी शख्स का नाम उभर के आता है तो वो है विवेक शुक्ल। हिंदुस्तान में लंबी पारी खेली इन्होंने, और जब मैं दिल्ली आया तो देखा हिंदुस्तान अखबार में कौन शख्स जो संपादकीय पन्ने हैं हर व्यक्ति के बारे में लगातार लिख रहा है, तो कोई दूसरा नाम नहीं मिला मुझे, वो विवेक शुक्ल जी का मिला। सौभाग्य है मेरा कि किताबनामे के तीसरे संस्करण में विवेक शुक्ल जी हमारे साथ हैं। अभिवादन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली पत्रकार हूँ, और आपसे रिश्ता पुराना है, इसलिए गप मारेंगे, बातें करेंगे। और जी, ये चरैवती कैसे विवेक भाई आप रखे हुए हैं? हर दिन कैसे लिख रहे हैं? हर दिन नया नया कैसे लिख पा रहे हैं इस उम्र में भी? मुझे लग रहा है कि पत्रकार लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, आप ये बताइए। मैंने 14 साल लगातार खुशवंत सिंह का कॉलम अनुवाद किए हिंदुस्तान के लिए। 1989 से 2002 तक आप कह सकते हैं, 13-14 साल। मैं जब ब्यूरो में चला गया तो मैंने वो बंद किया। तो उस सिलसिले में मैं कई बार खुशवंत सिंह जी से मिला भी, उनके घर भी गया। मिलता इसलिए था क्योंकि कई बार वो अपने कॉलम में कविताएं भी डाल देते थे। कविता का अनुवाद करना थोड़ा कठिन होता है, तो एक बहाना होता था उनसे कि सर आपके पास आ जाओ, अनुवाद भी कर लेंगे, पूछना है। तो वो उनसे सत्संग का एक बहाना होता था। तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि यार प्रतिदिन लिखना है आपको, प्रतिदिन लिखना है और 20 पेज पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ने हैं और प्रतिदिन लिखना है 500 से 1000 शब्द। उन्होंने कहा कि मैं तो 1000 शब्द लिखता हूँ और मैं तो 2 दिन में किताब पूरी कर देता हूँ, ये तुम नहीं कर पाओगे। तो ये मैं नहीं कर पाया, 2 दिन में किताब पूरी करने की मैं, है ना। लेकिन लिखने का जो सिलसिला है और 15-20 पेज पढ़ने का, ये उनका बना लिया कि ये करेंगे। और ये मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये बोला था, जो उनकी जो सलाह थी, उसको गांठ में मार लिया। और उनका एक सलाह और थी आलोक भाई, उन्होंने कहा कि लेखक के लिए जरूरी है कि वो घूमे, पढ़े और घूमे और लोगों से बात करे, मिले, बात करे और घूमेगा तो बेहतर इंसान भी बनेगा और सीखेगा भी। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा घूमें भी, पढ़ें भी और लिखें भी। तो खुशवंत सिंह जैसा तो होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी उनके जैसा हो जाए तो मुझे लगता है काम चल जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। काम ही चला रहे हैं आप? हाँ, मैं काम ही चला रहे हैं एंड आई एम हैप्पी। आप पत्रकार हैं तो कह नहीं सकता, मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता कि कौन सा
रिपोर्टाज में आपको ज़्यादा हालात मिलता है, ज़्यादा खुशी मिलती है, दिल के करीब पाते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों पे आपने लिखा है, किताब के शक्ल में लिखा है। आपको रिपोर्ट लिखना ज़्यादा सहज लगा या किताब में लिखना ज़्यादा अच्छा? देखिए, मुझे लगता है कि किताब बिल्कुल एक अलग माध्यम है, बिल्कुल एक अलग चीज़ है। किताब का पाठक भी अलग है, किताब का पाठक भी अलग है। देखिए, मैं 40 साल हो रहे हैं पत्रकारिता में। 1985 में हिंदुस्तान अखबार ज्वाइन किया था और अभी भी लिखता हूँ उसमें। छोड़े हुए उसको 15-16 साल हो गए, लेकिन लेखन अभी भी है। एडिट पेज पे अभी 3-4 साल पहले भी छपा, फिर भास्कर में भी रहे, हिंदुस्तान टाइम्स में खूब लिखा, कॉलम किए 4 बार हिंदुस्तान टाइम्स में, मिंट में लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, सब में लिखा। हिंदी में तो कोई छोड़ा ही नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि किताब जब आप लिखते हैं तो ये लगता है कि ये एक पोस्टेरिटी के लिए चीज़ जा रही है, ये हमेशा के लिए जा रही है, इसमें कोई फैक्ट गलत ना चला जाए। अखबार में भी हम कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। अगर गलत होता है तो आलोक जी, आप खुद जाने वाले पत्रकार हैं, और अगर कोई पॉइंट आउट करता है कि ये गड़बड़ हुई है तो लगता है डूब के मर जाए। उस दिन बहुत ख़राब दिन होता है जो हमारी कोई फैक्चुअल मिस्टेक होती है। तो मैंने देखा कि किताब का एक अलग किस्म का मिजाज है। अभी मैंने अपनी आज एक किताब को फाइनल की है जो पार्टीशन पे है, उसका नाम है विभाजन के शेष सवाल। तो उसमें मैं 2024 में हम लोग जलंधर गए थे, अमृतसर गए थे और जलंधर में भी रुके थे, क्योंकि मुझे इमरान खान के जलंधर वाले रिश्तों को थोड़ा खोजना था। तो मुझे लगा मैं 26 लिख देता हूँ पहले। देखिए, मैंने लिख दिया। फिर मेरा अंदर का लेखक ने कहा कि ये पाप मत करना। मैंने पत्नी से पूछा कि 24 में गए थे या 25 में गए थे? उन्होंने कहा नहीं, 24 में गए थे। मैंने 24 लिखा, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई कह नहीं रहा, ये आपको अपना आईने पे देखना है मुझे, है ना, मुझे आईने में देखना है। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ना यहाँ पे फैक्ट्स है। तो अखबार का मुझे किताब मैंने 5-6 लिखी हैं, लेकिन किताब का पाठक का अलग पाठक है और वो स्थायी पाठक है। मैंने जो कनॉट प्लेस में जो किताब लिखी, आलोक जी, मैं देखता हूँ 2.5-3 साल हो गए हैं किताब को लिखे हुए। प्रतिदिन वो किताब 1-2 बिक्री होती है जो मुझे सोचना आती है। और मुझे पाठक कहाँ मिलता है? बिहार के दूर दराज क्षेत्र का पाठक मिलता है ना, दूर दराज का पाठक मिलता है, उत्तर प्रदेश के दूर दराज का मिलता है, दिल्ली के किसी 80 साल का व्यक्ति मुझे मिलता है कि हमने आपकी किताब पढ़ी ना। मतलब मध्य प्रदेश के लोग, हिंदी प्रांत का कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, मतलब हर हिंदी प्रांत के लोग मुझे उस किताब को पढ़ते हैं, कोई ना कोई पढ़ता है उसको, और वो फ़ोन करता है, संपर्क करता है। कम से कम मेरे घर में कम से कम 10 लोग आ चुके हैं, मेरे मित्र बन चुके हैं बात करने के लिए। तो मुझे लगता है वो जो रिश्ता है ना पाठक का, किताब के पाठक का, वो अलग है। अखबार वाला पाठक। दिल्ली पे कनॉट प्लेस क्या आपने क्या किताब लिखे? मैंने लिखा दिल्ली का पहला प्यार, कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस। और जिस ढंग से आपने उस जगहों के बारे में बताया, खास के कनॉट प्लेस के बारे में, लग रहा है बिल्कुल इतिहास उतार दिया आपने। देखिए, कनॉट प्लेस आलोक भाई एक शॉपिंग सेंटर नहीं है। कनॉट प्लेस में गांधी भी हैं, कनॉट प्लेस में भगत सिंह भी है। कनॉट प्लेस, मैं उस जगह को बहुत बेहतर जगह मानता हूँ जहाँ पे सुबह हजारों लोग लंच बॉक्स लेके आते हैं, उनकी पत्नी ने, माँ ने उनको दिया होता है और रोजगार के लिए आते हैं। कनॉट प्लेस में प्रतिदिन हजारों ने, लाखों लोग आता है। कनॉट प्लेस में एक सड़क है जहाँ पे SBI का, PNB का, रिजर्व बैंक, यूको बैंक, वो है बैंक स्ट्रीट है जो संसद मार्ग है ना, वहाँ पे आप देखिए तो कनॉट प्लेस की जो 8 जगह से आप कनॉट प्लेस में आते हैं, वहाँ पे हजारों लोग आते हैं। तो वो एक हैप्पी प्लेस है। आप कितने ही तनाव में हो, कितने ही उदास हो, आपको कनॉट प्लेस एक अलग तरह की ऊर्जा देगा, कहेगा कि नहीं, फिर मैदान में आओ, है ना, फिर लड़ो और विजय आपको मिलेगी। तो कनॉट प्लेस, अच्छा, मुझे समावेशी जो संसार है वो पसंद आता है। मैं दिल्ली वाला हूँ तो मुझे, और यार मैं उसके बाद अपने आप को, अगर कोई मुझे पूछे कहाँ क्या हूँ, किस प्रदेश के करीब हूँ, तो मैं बिहारी अपने आप को मानता हूँ। पत्रकारिता में इतने बिहारियों के बीच में रहा तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि मैं गोपालगंज का हूँ। तो लेकिन मैं हमेशा बिहारी हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं उस समाज में रहना चाहता हूँ जहाँ पे बिहारी भी हो, यूपी भी हो, एंग्लो इंडियन हो, नाइजीरियन हो। तो कनॉट प्लेस में सब मिलते हैं हम, है ना। मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व भी है, लेकिन मुझे विश्व नागरिक होने पे ज़्यादा संतोष मिलता है। तो इसलिए मुझे CP बेहतर लगता है।
मैंने गांधी की बात जो आलोक जी आपसे की ये है, बार बार गांधी पे भी आपकी बड़ी मशहूर किताब है। गांधी पे तो मेरी पहली गांधी किताब से जो रिश्ता है ओह यस। शायद किसी ने जिस अंदाज में आपने लिखा, शायद ही किसी ने इस ढंग को उकेरा है। देखिए वो जो देखिए गांधी 1915 में दिल्ली आते हैं, ओ सॉरी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो 12 अप्रैल 1915 को दिल्ली आते हैं और वो दिल्ली जंक्शन पे उतरते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में रहते हैं 3-4 दिन। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली आने का उनको निमंत्रण जो मिला, वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे सुशील कुमार रुद्रा, उन्होंने दिया। सुशील कुमार रुद्रा को दीनबंधु एंड्रूज ने कहा था कि गांधी जी को बुलाइए। दीनबंधु एंड्रूज हम सब जानते हैं उनके बारे में, उनके नाम पे दिल्ली में एंड्रूजगंज भी है। उनके कहने पे गांधी जी दिल्ली गए, दिल्ली दर्शन किया उन्होंने, और हकीम अजमल खान के घर में गए, वैष्णव भोजन किया और लाल किला देखने गए दिल्ली दर्शन के तहत 1915 में। और उसके बाद 1915 में गए, 15 तारीख थी 1915 की। और फिर आलोक जी 27 जनवरी 1948 को फिर वो वहाँ पे जाते हैं महरूली में जाते हैं। वहाँ पे एक फकीर का मज़ार है, उसमें गड़बड़ हुई थी, वहाँ पे जाते हैं। तो और गांधी दिल्ली में पहली यात्रा से 30 जनवरी 1948 तक 780 दिन रहे। इतने समय कोई गांधी किसी भी जगह में नहीं रहे। दिल्ली में गांधी के साथ भगत सिंह भी हैं। एक बात मैं कह दूं दर्शकों के लिए, कोई लेखक कितनी शिद्दत से जीता है इतिहास को। 110 साल की बात हो गई, 2026 हम लोग बात कर रहे हैं। आप जिस ढंग से 1905 को 1915 को उकेर रहे हैं, लगता है कल की ही बात है। बिल्कुल। और आपके लेखन से लोग महसूस करते हैं, गांधी की जीवंतता को महसूस करते हैं, भगत सिंह की जीवंतता को महसूस करते हैं। आपने दीनबंधु एंड्रूज की बात कही, उसकी जीवंतता को महसूस करते, लगता है कि कल ही की बात है। इस फिजा में वो सारी चीज जिंदा हो जाती हैं। हाँ, अपनी बात बता। मेरी किताब अशोक वाजपेयी जी ने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि विवेक, मुझे लग रहा है गांधी चप्पे चप्पे में है दिल्ली में, और वास्तव में गांधी चप्पे चप्पे पे है। कनॉट प्लेस पे मैं फिर आ रहा हूँ। कनॉट प्लेस पे एक बिल्डिंग है, वो हम दोनों की दुनिया से बहुत उसका नाता है। उसका नाम है बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग। और वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर था। केजी मार्ग तो 1975 में पहला दफ्तर वहाँ पे था, हिंदुस्तान टाइम्स वहाँ से निकलता था। 30 जनवरी 1948 को करीब 5:30 बजे देवदास गांधी संपादकीय की तैयारी कर रहे थे लिखने की। उनको फोन आता है कि गांधी जी को गोली लग गई है। वो डॉज गाड़ी से भागे गए, गए। और उनका जो ड्राइवर था, उनका पुत्र जो है, वो हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था। गांधी के बारे में कह रहे हैं। देवदास गांधी, जो देवदास गांधी के ड्राइवर थे, ज्योति प्रसाद नाग जी हिमाचल के थे, उनके पुत्र जो थे वो हिंदुस्तान टाइम्स से नौकरी करते थे। हमारे बड़े परम मित्र हैं सुरेंद्र नाग, और सुरेंद्र नाग की वजह से मैं पत्रकारिता में आया था। तो वो वहाँ पे नौकरी करते थे, तो इस नाते। और गांधी वहाँ पे जो वो थी देवदास वहाँ पे रहते थे, और गांधी जी के पूरे परिवार वहाँ पे रहता था कनॉट प्लेस में। तो इस नाते गांधी का रिश्ता है। अच्छा, खादी, पहला भारत का खादी जो है शोरूम, वो भी सीपी में ही खुला है ना। जो अभी है वही है वो, या यस नहीं, ये नो रीगल बिल्डिंग में जो खुला 1956 में, वो पहला है। वो पहले उस जगह पे एक वो थी, शोरूम था, उसका नाम था आर्मी एंड नेवी, है ना। गोरे की एक ब्रिटिशर की दुकान थी। लेकिन 1956 के बाद ये देश का पहला है, ये देश का पहला है। देखिए, खादी और भारत का रिश्ता तो अटूट है ना। मैं कुछ भी पहनूं, लेकिन खादी के प्रति एक अलग तरह का भावना है हमें। खादी महंगी भी हो गई है, उस तरह से नहीं है, लेकिन खादी तो है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि सीपी हो या मतलब यस कहते रहेगा थे भगत सिंह का रिश्ता बता। यस, क्योंकि मेरा मानना है कि भगत सिंह ने जब बम फेंका, है ना, बम फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें विट्ठल भाई पटेल वहाँ पे बैठे हुए थे, वो स्पीकर थे। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आलोक जी दिल्ली विधानसभा में चलती थी, जिसको हम पुराना सचिवालय कहते हैं। वो यहाँ पे चलती थी। 1927 में यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो वो बटुकेश्वर दत्त के साथ वहाँ पे गए।
तो मेरा हम लोगों ने हिसाब लगाया कि किस सड़क से गए होंगे, है ना। इस शहर की सड़कों को हमने खूब नापा है। कश्मीरी गेट में उन्होंने फोटो खिंचवाई, जो उनकी हेट वाली फोटो है वो कश्मीरी गेट की है, जो जिससे भगत सिंह अभी भी पहचाने जाते हैं। यस, वो कश्मीरी गेट में उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। फोटो स्टूडियो के नाम तक कपूर फोटो स्टूडियो, वहाँ से फोटो खिंचवाई गई थी। और वो उसके बाद जो हमने हिसाब लगाया कि तब तक ये जो आईटी वाली रोड है, मथुरा रोड है, ये बहुत उजाड़ रहा होगा, है ना, कोई जाता नहीं होगा। उनको जाना होगा संसद भवन, तो वो आए होंगे भाई कश्मीरी गेट से आसफ अली रोड होते हुए, मिंटो ब्रिज होते हुए कनॉट प्लेस से गुजरे होंगे। ये हमारा अनुमान है। ये अनुमान, अगर ये हमारा अनुमान गलत भी है, मैं इस बात को मानता हूँ, चलिए अनुमान गलत है, तो जब उन्होंने बम फेंका और बम फेंकने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो आए, उनको गिरफ्तार कहाँ किया गया? संसद भवन के थाने में। उनको FIR भी वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे लगा। और मैं आपको बता रहा हूँ आलोक जी, जब मैं वहाँ पे पहली बार गया कि यहाँ पे मैं स्कूल में था कि यहाँ पे भगत सिंह यहाँ से चले होंगे, मैं आपको यकीन कर रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। आप बताइए कि जिन जगहों से भगत सिंह जाएंगे वो क्या सामान्य जगह होगी? और वहाँ पे लगा हुआ था। फिर वो पुलिस वाले जो अधिकारी थे, JS जून नाम के बड़े नामी पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा कि जी इसी जगह उनको कुछ दिन मतलब कुछ टाइम तक यहाँ पे उनको कोठरी थी, यस, उनको वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये तो अब तो फिर यहाँ से फिर वो गए, तो मैं CP से तो रिश्ता बनता ही है उनका, कितना आप नहीं करोगे। वहाँ से गए होंगे तो CP के माध्यम से, के रास्ते से गए होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है ये ट्रेनिंग जो मिली ना आलोक भाई, आप भी पत्रकार हैं, इतने समय से इतनी पत्रकारिता की है, ये जो हम लोगों ने फैक्ट्स पे जो हम रहे हैं, देखिए मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मुझे दिल्ली सरकार ने बनाया अपना एक इतिहास के रूप में, मैंने कहा सर मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। नहीं, ये जो कहते हैं आप जो लिख रहे हैं पत्रकार के नाम पे, आप दरअसल इतिहास बनाने में मदद कर रहे हैं या इतिहास ये लिख रहे होते हैं? पहला अध्याय हमारा ही है, इतिहासकार जो है वो हमारा ही है। फर्स्ट कॉपी आपकी? फर्स्ट कॉपी हमारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी क्रम में मैंने 1902 किस्से बताऊंगा छोटे छोटे। 1996 में मैं गांधी के बारे में बार बार पढ़ता था, तो फ्रीडम एट मिडनाइट में गांधी हत्याकांड से जुड़ी हुई थी कि भाई वो तुगलक रोड थाना। एक दिन मैं कहीं आईने वगैरह से आ रहा था, तो तुगलक रोड वापस आते हुए, कनॉट प्लेस आते हुए तुगलक रोड थाना जैसे ही मैंने कहा कि नहीं, आज जाना है मुझे यहाँ पे, आज मैंने जाना है। ये 1995 या 96 की बात होगी। तो मारुति मेरे पास थी, मैंने गाड़ी लगाई, चला गया। JS जून साहब थे, पुलिस, बहुत नामी पुलिस अफसर थे। SHO बड़ी पोस्ट होती है ना, SHO का तो थाना उसका होता, पूरा अपने क्षेत्र का वो मालिक होता। तो वो मुझे कहने लगे, तो मैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि विवेक जी, मैंने कहा सर FIR देखना चाहते हैं। ये तो यहाँ SHO कहते हैं, दरअसल दारोगा है उसको, अरे बहुत धाकड़ पुलिस अफसर थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बड़ा कहा जाता है, जब गांव गए वो राष्ट्रपति कहा उन्होंने अपने गांव जीरादेही में जाकर के किसी बूढ़ी अम्मा को कि मैं राष्ट्रपति हो गया हूँ, आशीर्वाद नहीं दूंगी। जी आए है। तो ये क्या होता है? दारोगा नहीं बने बेटा, तो दरोगा मतलब दरोगा, जिस जून साहब के बारे में बात कह रहे हैं आप, वो दरोगा बहुत दामी पुलिस अफसर थे। तो आलोक भाई क्या हुआ कि मैंने कहा कि सर FIR देखना है गांधी जी का FIR का नंबर 48 है, तुगलक रोड थाने का। तो 1946 में बना था, 41 में बना था। तो उन्होंने कहा कि अरे विवेक जी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन चक्कर ये उर्दू में है, यहाँ पे JNU, DU और बाकी रिसर्चर आते हैं, विदेशी आते हैं, समझ नहीं आता। तो मैंने कहा सर बात तो है कि अब इसको पढ़े तो पढ़े कैसे। उसी दिन बात हुई, चाय आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर आप कहें तो मैं इसको मतलब इसी को देवनागरी में लिख दूँ, लिखवा दूँ मैं, आप है ना। तो उन्होंने कहा कि यार करवा दो इसको। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एंग्लो अरेबिक स्कूल में पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं। संयोग देखिए कि मैंने उस टाइम उनको मोबाइल आया नहीं था, उस टाइम 96 में तो मोबाइल शायद आया नहीं था, या जिसके पास है ना, तो उनको फोन किया, हाँ पेजर।
तो मैंने वहाँ से उनको फ़ोन किया। चीज़ें जब होनी होती हैं तो मैंने कहा कि मकसूद साहब किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी खाली बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि तुगलक रोड थाने में आ जाइए। कहते क्या हुआ? मैंने कहा बहुत ज़रूरी काम है और बहुत ऐसा काम है कि जिससे हमें जीवन भर का संतोष मिल जाएगा। तो वो आ गए। बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि मैत्री धर्म को निभाने वाला व्यक्ति अगर बोल दिया तो आएगा। फिर अजमेरी गेट से तुगलक रोड थाने में 20-25 आधा घंटा लगा होगा, वो आ गए। तो मैंने मिलवाया जून साहब से। मैंने कहा सर ये बोलते रहेंगे, मैं लिखता रहूँगा। इजाज़त मैं आपको बता दूँ, मुझे लगा आप इस प्रसंग में ऐसा बताएं, ये पहली बार आप बता रहे हैं कि आपका रूट है रावलपिंडी शायद। मुझे लगा कहीं वहाँ से होने की वजह से खुद ही आपको उर्दू से हिंदी में तजुर्बा करना आसान हो जाए। नहीं, मेरा तो जन्म दिल्ली में ही है, कनॉट प्लेस का जन्म है मेरा। तो मेरा वो नहीं, मैं उर्दू से मेरा कोई मतलब नहीं। तो मेरा तो परिवार दिल्ली में आया था, मेरा जन्म दिल्ली में ही है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उनको जब बोला तो उन्होंने मुझे और उनको भेजा और खुद भी गए। हम खान मार्केट से फ़ोटो स्टेट करवाई ओरिजिनल की। फिर वहाँ पे ही आए, वो बोलते रहे और मैंने FIR लिखा। तो आप कह सकते हैं गांधी जी का FIR हमने भी लिखा है देवनागरी। जी। उससे पहले वो उर्दू में उपलब्ध था जो किसी को समझ नहीं आता था। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि अब उर्दू को पढ़ने वाले समझने वाले कम लोग रह गए हैं। और ये किया ये हम लोगों ने। और ये जो थी ना, ये जब उसमें कई नाम, तो फिर मैंने एक स्टोरी की। कुमार आनंद न्यूज़ हमारे दफ्तर में थे, एडिटर न्यूज़ थे, आपके भी परिचित हैं अच्छे ढंग से। तो उसमें मैंने वो जो स्टोरी की तो FIR के हिसाब से, और बिल्कुल FIR के हिसाब से स्टोरी की, कुछ उसमें नया नहीं था। मैंने कहा उन्होंने एंकर छापा, शायद 2 अक्टूबर की बात है या 30 जनवरी, इन दोनों में से कोई दिन था। वही स्टोरी मैंने अंग्रेजी में भी दे दी थी, उधर भी एंकर छपा। तो मेरे पास पंकज वोरा जी का फोन आया, कहने लगे कि यार तेरे से कोई मिलने आया है, तेरे से कोई मिलने आया है। ये मैं अखबार के काम की जो रिएक्शन उस पर है। तो मैंने कहा कोई गड़बड़ होगी, किसी ने किया है। तो वहाँ पे करीब 80-82 साल का व्यक्ति बैठे हुए थे, हाथ में हिंदुस्तान टाइम्स था। हिंदुस्तान नहीं था, हिंदुस्तान टाइम्स था। तो मैंने नमस्ते किया उनको। तो वो सज्जन मुझे कहने लगे कि बेटा आपने मेरे पिताजी को जिंदा कर दिया। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते ये जसवंत सिंह जो हैं, ये संसद थाने के जो DSP थे वो मेरे पिताजी थे। दरअसल जसवंत सिंह संसद नाग थाने के DSP थे। रिपोर्ट दर्ज किया था वो। नो, आई एम टेलिंग यू। और दसोंदा सिंह तुगलक रोड थाने के SHO थे, इंस्पेक्टर थे उस टाइम इंस्पेक्टर होता था। ये दोनों बैठे हुए थे, दोनों सिख थे, और ये गुरुद्वारा सीसगंज शाम को जाना चाह रहे थे। तभी ये कांड हुआ। अंदर गए वहाँ पे, इन्होंने उनको पकड़ा, नाथुराम गॉडसे को पकड़ा। इसलिए मैंने उनका जिक्र किया था। जसवंत सिंह ये पंजाब पुलिस के अफसर थे। पंजाब पुलिस के अफसर दिल्ली में 2 साल की प्रतिनियुक्ति पे आते थे। ये करनाल से आए थे पंजाब पुलिस के, और 48 में फिर ये 49 में ये फिर वापसी अपने कैडर में चले गए थे। पहले IPS ही नहीं होता था, मतलब एक पुलिस में भी, हाँ मतलब छोटे अधिकारी जो थे, DSP कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं होता उस तरह से, तो ये चले गए थे। तो उन्होंने ये मुझे बताया, और फिर उन्होंने बहुत कहानियाँ बताई। उन्होंने कहा कि दसोंदा सिंह के घर में जाता था और ये था। आलोक जी अगले दिन बड़ा अच्छा रहा, बातचीत हुई। अगले दिन फिर उनका फोन आ गया मेरे पास। अब मुझे लगा कि नहीं अब मामला, इस बार उन्होंने कहा पंकज वोरा ने मुझे कि विवेक कोई लड़की आपसे मिलने आई है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। शाम को तो हम दफ्तर में रहते ही थे, अखबार वाला आदमी शाम को तो उसके लिए बिल्कुल मंदिर की तरह उसको काम करना है उसको वहाँ पे। मैं जब उनके कमरे में फिर गया तो लड़की थी, अखबार फिर गांधी जी का जो FIR नोट करवा। हाँ, तो आप उस लड़की की बात कर रहे थे, पंकज वोरा के। वो मैं बता रहा था आलोक जी, मैं जब वहाँ पे गया, वो लड़की मुझे याद है, पीला सा सलवार कमीज पहना हुआ और अखबार इस बार फिर उसके हाथ में।
जैसे सर जसवंत सिंह जी के सुपुत्र जो थे चौधरी जी थे, उनके पास था, गुरदयाल सिंह चौधरी नाम था, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, विवेक विहार में रहते थे। तो कहने लगी वो लड़की कि विवेक जी, नंदलाल मेहता जिनका आपने जिक्र किया, ये मेरे मामा जी थे, N96 नंबर में रहते थे करोड़ केस में, और ये प्रतिदिन गांधी जी की सघन प्रार्थना सभाओं में जाते थे। पुलिस को इन्होंने ही सारी कहानी बताई थी FIR के लिए। तो मेरा कहने का भाव ये है आलोक जी कि कोई भी जो खबर है या कोई भी जो जानकारी है, किताब है, वो अपने आप में पूर्ण या संपूर्ण नहीं है। अगर ये होता तो फिर एक व्यक्ति एक किताब किसी व्यक्ति की जीवनी लिखता, फिर वहाँ पे पूर्ण विराम लग जाता है। लेकिन जीवनियाँ लिखी जाती रहती है एक व्यक्ति की, 10 सैकड़ों लिखी जाती रहती है। ये मेरा कहना है। तथ्य आते जाते हैं भाई। जो शोध करने वाला है, अनुसंधान करने वाला, नई नई चीज़ें लाता है। मैंने जैसे अब जो मेरी विभाजन की किताब आ रही है, उसमें 2 अध्याय बड़े जो मेरे बड़े दिल के करीब हैं। उसमें यह है कि दिल्ली से मुसलमान किस रेलवे स्टेशन से गए, उनके लिए ईयरमार्क किया गया था रेलवे स्टेशन। हिंदू और सिख आए थे दिल्ली जंक्शन में, जिसको हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन कहते हैं। आए थे लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन में, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। आज वहाँ पे कोई गाड़ी रुकती नहीं, वहाँ पे कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं, एक आदमी अंदर बैठा हुआ होता। वहाँ से गए थे दिल्ली से मुसलमान जो गए थे, वो लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गए थे। यहाँ से जाते थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जो मुसलमान कर्मी थे वो वहाँ से बैठते थे, यहाँ से भी बैठते थे, फिर वहाँ से बैठते थे, और फिर वो आगे चलती थी, हरियाणा से होती हुई जाती थी हरियाणा। आप तो बड़े सिग्नेटरी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, बाकी लोगों का, प्रधानमंत्री रहे, उनका साक्षात्कार किया सीधा। इमरान खान के बारे में बता रहे थे, जालंधर का रिश्ता, उनका तमाम चीजें आपने साक्षात्कार किया। ये प्रधानमंत्रियों के साक्षात्कार में कौन सहज लगा आपको, ये थोड़ा बताइए, और क्या विशेषताएं थी, खास करके चंद्रशेखर जी का 100वां साल बीत रहा, अभी शताब्दी वर्ष है इस लिहाज से। चंद्रशेखर जी का मैंने 1995 में इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू के लिए मेरे साथ आशुतोष को भी जाना था, जो बहुत जाने पहचाना नाम है हिंदी पत्रकारिता का। हिंदुस्तान में होते थे, हिंदुस्तान में थे, तो उनको भी जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं गए थे। तो मैं जब उनके उसी टाइम में आलोक भाई मेहम कांड हुआ था, आपको याद होगा, मेहम कांड था, बहुत ही चर्चित हुआ था। चौटाला थे उस टाइम, सारी चीजें थी। तो मैं उनके घर गया नॉर्थ एवेन्यू में। नॉर्थ एवेन्यू में जब मैं गया तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, प्रधानमंत्री थे, भीड़ लगी हुई थी, प्रधानमंत्री भूतपूर्व थे, भीड़ थी, सारी चीजें थी। लेकिन और उसी दिन वहाँ पे मेरे बाद इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, टाइम जो फिक्स थे, एक मनचंदा जी नाम के थे, उन्होंने वो कर रहे थे मनचंदा। तो जनसत्ता के महादेव चौहान का भी नंबर था ना, देखिए याद है मुझे। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने देखिए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, चाहे वो पूर्व हो या वर्तमान हो, है ना। तो वही कि मैंने वो कुछ सवाल करने लगे, मैंने सवाल किया, उत्तर देने लगे, तो बीच में हस्तक्षेप करने की मैंने गुस्ताखी की। तो पीछे से मुझे किसी ने कहा कि नहीं। तो मुझे ये आदमी सीखता ही है ना। एक सवाल मैंने वहाँ पे किया मेहम पर, और वहाँ पे चौटाला जी बैठे हुए थे, ये अचानक से आ गए चौटाला जी। मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था, नौजवान में पत्रकार था, कि चौटाला जी बैठे हुए, चौटाला जी के बारे में मैं कैसे पूछूं। लेकिन पूरा साहस मैंने एकत्र किया और मैंने सब पूछा सवाल। चौटाला जी बीच में बोलने लगे, उनके पहले, चंद्रशेखर जी के पहले। तब चंद्रशेखर जी ने रोका, मैंने कहा नहीं चौटाला जी रुक जाइए, जवाब मैं दूंगा। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कि ये पूरा इन्होंने जवाब दिया। और करीब 1 घंटे इंटरव्यू चला, हर सवाल का नपातुला जवाब। फिर जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो मुझे लगा कि चंद्रशेखर जी आपसे सिर्फ और यही सवाल, यही देश दुनिया की बातें ही नहीं करते थे, वो आपसे पूछते भी थे कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने मेरे साथ मेरे परिवार का पूछा, सारी चीज़ें पूछी, कहाँ पढ़े हो,
और ये मुझे लगा थोड़ा मैं उनके ज़्यादा ये मुझे प्रभावित किया ये सारी चीज़ ने, है ना। मुझे इसकी ये फिर उन्होंने मुझे बातचीत में बताया, मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा सर इधर कौन कौन रहता है इस घर में, है ना। थोड़ा मैं बता रहा हूँ आदमी सीखता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों भाई उनके परिवार सब रहते। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन संयुक्त परिवार को मानता है ना, संयुक्त परिवार उनका रहता था। तो मुझे चंद्रशेखर जी ने उस लिहाज से प्रधानमंत्रियों में बहुत प्रभावित किया। ज्ञान के स्तर पे मुझे नरसिम्हा राव जबरदस्त लगे। उनको हम निमंत्रण देने गए थे। एक हिंदुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स में एक सज्जन होते थे दुर्गा प्रसाद नौटियाल, उन्होंने नारायण तिवारी की जीवनी लिखी थी, तो उसका निमंत्रण देने गए थे। तो 10-15 मिनट हमने बात की थी उनके घर में। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी शख्सियत है ना नरसिम्हा राव। एक मैंने आलोक जी, ये मीडिया की वजह से संभव हुआ ना, मेरे जैसे मामूली आदमी को कौन पूछता है। मैंने 2-3 अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की, जैसे जॉन मेजर से, इमरान खान से, और एक मैंने त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री थे वासुदेव पांडे से भी मुलाकात की थी। तो वो एक नया अनुभव था। वो वासुदेव पांडे भारतवंशी डायस्पोरा मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है और मैं इकोनॉमिक टाइम्स से कॉलम करता था 92-93 में। तो वो भी मेरे लिए बहुत वो था कि वो कैसे वहाँ पे जब भारत से गए तो जाति खत्म हुई। उनका हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान के करीब रहना और अपनी मिट्टी से उनका जो स्नेह प्रेम है ना, वो भी इंटरव्यू मुझे बहुत अलग था रखता था। आप ही के लेख में कहीं मैंने पढ़ा था, किसी ने बड़ा शीर्षक डाल दिया, लास्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर वासुदेव पांडे। He was not। हाँ, लेकिन दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि ब्राह्मण थी नहीं, पांडे टाइटल था उनका, कास्ट के एबव था त्रिनाद की आबादी। वो तो यादव थे बेसिकली, वो यादव थे, वो पांडे नहीं थे। वो कुछ पानी वगैरह दे रहे थे तो पांडे पानी वगैरह कुछ हो गया, वो ऐसा नहीं था, है ना। देखिए जाति खत्म हो चुकी है वहाँ पे। और देखिए आप जब बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत चीज़ें आप ले जाते हैं, बहुत चीज़ें छूट भी जाती हैं। अभी मुझे 5-7 दिन पहले फिजी के 2 भारतीय मिले, पति पत्नी, बिहार। तो वो मैंने पूछा बिहार से हैं, हिंदी बोल रहे थे बढ़िया ढंग से। उन्होंने कहा कि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, किधर के हैं। तो मैंने कहा छठ के बारे में तो जानते हैं? कहते नहीं, हमारे उधर छठ नहीं होता। देखिए छठ प्राचीन चीज़ है, प्राचीन पर्व है ना। छठ पूरे भारत में मनाता है, हमारे बिहार और झारखंड और पूरा देश ही में मनाता है। लेकिन वो अगर भारतवंशी भी, हिंदी भाषी भी, उनको छठ की जानकारी उस तरह नहीं है। तो मेरा मानना है कि बहुत चीज़ें छूट भी जाती हैं। जो सबसे प्रभावित किया कौन लोग थे, 2 शख्स बता रहे? नहीं, प्रभावित तो देखिए आपको अलग अलग क्षेत्रों के लोग करते हैं, है ना। लेकिन मुझे जिनके सामने, देखिए आलोक भाई आप भी जानते हो, आपने कितने लोग, बड़े लोगों से मिले, जिन्होंने सफल लोगों से मिले, लोकप्रिय लोगों से मिले, और उन लोगों से जो एक बहुत बड़े स्तर पे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें मुझे जो बड़ी शख्सियत मिली, वो थे बिरजू महाराज। मैं भास्कर में था तो उनका इंटरव्यू करने में गया, और वो पंडारा पार्क में रहते थे, पंडारा रोड में मॉडर्न स्कूल के जस्ट साथ ही रहते थे वो। तो उन्होंने कहा आइए विवेक जी मेरे साथ ही बैठिए। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। 4-5 मिनट बात हुई, मैंने कहा नहीं सर मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं नीचे आ गया। कहते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर मैं नीचे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इस घर में कौन कौन आते रहे? नहीं, उसमें एक ये था कि कौन कौन आता रहा इस घर में। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खान खूब आए, सत्यजीत रे खूब आए, है ना। फिर पंडित रविशंकर आए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक ये जो थी 1.5 इश्किया के टाइम में माधुरी दीक्षित यहाँ पे आती थी। मतलब आप पूरी शख्सियत जो थी पंडित जी की, वो मतलब आपको ऐसा व्यक्ति, ये सदियों वाले लोग हैं, सदियों में जो जन्म लेते हैं। विनम्रता भी और शानदार मेजबान भी, है ना। इतना कुछ पाना, हर से सम्मान पाया। एक तो मुझे वो बहुत लगे बिरजू महाराज। एक मुझे हुआ है कि 1990-91 की बात है, मैं खेल के प्रति मेरे बड़ा दिलचस्पी रही है। मैं खेल पत्रकार तो नहीं रहा, लेकिन स्पोर्ट्स माइंडेड व्यक्ति रहा हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी, नेहरू जी के नाम से ही थी। तो उसमें आलोक जी कार्ल लुइस भी आए हुए थे। हाँ, कार्ल लुइस भी आए हुए थे।
तो कार्ल लुइस को देखने का सुख जो था, और बाद में वो हम पत्रकारों के साथ खड़े हुए थे, मतलब ऐसी बुलंद शख्सियत है ना, लंबा कद, एक एक इंच से स्पोर्ट्स पर्सन, 10 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, और चोटी उनकी थी है ना। जब हाथ मिलाए तो मुझे लगा कि जैसे जीवन सफल हो गया है ना। तो ये, और इन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया है क्लीन गेम में। और आप देखिए कि क्लीन गेम में जब बेन जॉनसन ने उनको हराया 100 मीटर्स में, तो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि नहीं, ये गलत ढंग से जीते हैं, क्योंकि ये टाइम निकाल ही नहीं सकता है ना ये। और वो एक्सपोज हो गए, गोल्ड उन्हीं को, कार्ल लुइस को आया। कार्ल लुइस कंप्लीट एथलीट थी, 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप, 4x400 मीटर्स। तो ये मुझे लगता है कि किसी पत्रकार के लिए यही ज़रूरी है कि वो, अगर यही नहीं हो कि भाई वो से पॉलिटिक्स कवर करता, तो उसके लिए बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं हो। हम लोगों के लिए बिरजू महाराज भी बड़े महान हैं, हम लोगों के लिए कार्ल लुइस भी हैं, और हम लोगों, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रहा हूँ, आप जानते हो, हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत लिखता था, संडे ऑब्जर्वर में, इकोनॉमिक टाइम्स में, सब में लिखता था। मुझे बिजनेसमैन भी, देखिए आलोक भाई, आपने एक से एक लिखा है HCL के मालिक के बारे में, आप कितने लेख लिखे, कहाँ से वो चले, किस गहरा से चले। अरे सर, HCL, अभी मेरे एक जगह मैं इंटरव्यू दे रहा था HCL के मालिक के लिए, जो शिव नाडार हैं, देखिए मैं उनका इसलिए बहुत सम्मान करता हूँ। एक तो वो OBC बिरादरी से आते हैं, है ना, OBC बिरादरी से आते हैं। उन्होंने मुझे बताया था डॉक्टर आलोक चोपड़ा के घर में, उस दूसरी तरफ वो भी बैठे होते उस टाइम, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वर्मा जी, साहब सिंह वर्मा भी थे। आलोक चोपड़ा बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। सफ्दरजंग एनक्लेव में उनका हॉस्पिटल है, आशलोक हॉस्पिटल, जब बहुत मशहूर, और दिल्ली का पहला मॉडर्न हॉस्पिटल वो ये प्राइवेट मॉडर्न हॉस्पिटल 82 में बना था। और आलोक चोपड़ा अश्विनी चोपड़ा हैं, और उनके कज़न ब्रदर हैं दीपक चोपड़ा, जो सब जानते ही हैं, सब जानते हैं अमेरिका में। तो उनके घर में एक पार्टी थी, आलोक जी के घर पंचशील पार्क में, तो ये आए हुए थे। कपिल देव भी थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तब उन्होंने बातचीत में बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो 1974 में पांडिचेरी तमिलनाडु एक्सप्रेस से एक अटैची के साथ उतरा था, कुछ कपड़े थे और डिग्री थी, और DCM डाटा प्रोडक्ट में मेरी नौकरी लगी, है ना। DCM डाटा प्रोडक्ट में मेरी नौकरी लगी, काम करने लगा। कहते रहे 2-3 साल के बाद मुझे लगा नहीं, अपना कुछ करना है। तो ये जो भाव है ना कि अपना कुछ करना है ना, जीवन भर PF के लिए इंतज़ार करने से बेहतर है कि कुछ अपना किया जाए। और देखिए ये देश के फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर है, ये मारवाड़ी नहीं है, ये गुजराती नहीं है, ये पारसी नहीं है, ये एक अलग समाज से आते हैं, इसलिए इनका सम्मान है ना। इनके पीछे कोई बिरला साउथ इंडिया से आकर के दिल्ली में आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं, लेकिन ये जज्बा है कि नहीं, हम कुछ अपना करेंगे, कुछ नई चीज़ करेंगे। आज की तारीख में आलोक जी, आप जानते हो, पूरा नोएडा उनका है। मुझे लगता है 1-2 लाख लोग उनके कर्मचारी हैं। प्रतिदिन करीब मतलब 500-600 करोड़ रुपए वो परोपकार के लिए देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए ये भी हीरो हैं, ये देश के लिए ये भी हीरो हैं, है ना। अगर अमेरिका माइनस ट्रम्प की जब मैं बात करता हूँ, तो अमेरिका महान इसलिए बनता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप का मौका देता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मौका देता है। वहाँ पे जो ये हैं, जो आजकल बड़े चर्चित हैं, अमेरिका के उद्योगपति, क्या नाम है उनका, एलन मास्क की बात कर रहे हैं। मास्क, ये देखिए साउथ अफ्रीका के हैं, इज़ नॉट फ्रॉम US। तो ये कि आपको मौके मिले, आप आगे जाएं, कुछ नया काम करें, जॉब दें, जॉब क्रिएशन करें। तो शिव नाडार उस लिहाज से मुझे गजब के इंसान लगते हैं। मैं मिला हिंदुस्तान के दौरान, मुझे लगता है मैं पहला पत्रकार हूँ, मैंने इंदिरा नूई का इंटरव्यू किया था, है ना। इंदिरा नूई का, अमेरिका, एक दक्षिण भारत की महिला अमेरिका में जाके, है ना, वो शिखर पे पहुंची, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये यहाँ पे भी होना चाहिए कि कोई भी आदमी मेरिट के दम पे, लेकिन रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मेरिट है, रिजर्वेशन है, मौका मिलना चाहिए, है ना। मौका, देखिए मौका तो आप पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो करिए भाई। लोग रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो समाज का हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे समाज के लोग बहुत इसका विरोध करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो कीजिए। अमेरिका में भी मिलता है भैया रिजर्वेशन,
वहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन कहलाता है। आप कैसे नहीं देंगे? सब मंडेला के, एक मिनट आलोक जी, नेल्सन मंडेला का जन्मदिन भी आ रहा है, तो 18 तारीख को है। तो देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, ऐतिहासिक दौरा था, और रंग भेद की नीति से निकल गया था। तो नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका की टीम दिखाई गई, उन्होंने देखी और फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें ब्लैक किधर है? उन्होंने कहा इस देश को हमने रंग भेद से इसलिए मुक्ति दिलवाई है कि टीम में कोई ब्लैक नहीं होगा। तो जीतने हारने से पहले बड़ा काम यह है कि इन लोगों को अवसर दें। नितनी जैसे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता अगर मंडेला नहीं होते, तो उसको मौका दिया मकाई नितनी को, तभी वो महान बने। आपने मौका ही नहीं दे रहे हो, ये मेरा कहना था, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। ये जो अभी हम लोग इस शताब्दी के 21वीं शताब्दी के 26वें साल पार कर रहे हैं, मतलब एक चौथाई पार कर गए। आपको जिस जहाँ खड़ी है पत्रकारिता या दुनिया, वो कहाँ जाती हुई दिख रही है? क्योंकि बहुत बदलाव आया पत्रकारिता में, कहाँ अखबार की पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, डिजिटल दौर, और आपने सब पे हाथ मांजा है। माने ऐसी ऊपर वाले सबको ताकत दे, जिस ताकत से आपने इस पे पूरा हनक बनाया है, समय पर हस्ताक्षर किया है, तो आपको इस मोड़ पे आकर के एक चौथाई जब जी गई है दुनिया इस शताब्दी में, कैसा लग रहा आगे का सफर? देखिए, मुझे तो पत्रकार, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस बिरादरी का हिस्सा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है अभी भी जो पत्रकार है वो मूलतः अंततः बहुत ही ईमानदार है, वो संवेदनशील है, वो समाज के लिए सोचता है, वो मानवता के लिए सोचता है, वो गरीब के हक में सोचता है। अभी भी मैंने अपने पत्रकार जीवन में कोई भ्रष्ट पत्रकार नहीं देखा है। ये कहना कि पत्रकार भ्रष्ट है, आप मुझे बताइए ना। मैं 40 साल से पत्रकार हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि कौन सा पत्रकार है दिल्ली का पत्रकार जिसने अपनी नौकरी से साउथ दिल्ली में घर बना लिया हो? एक मुझे बता दीजिए। लोग कहते नहीं, गुलमोहर पार्क वालों ने अलग सोसाइटी थी, वो अलग दौर था, है ना। कोई पत्रकार नहीं, बड़े से बड़ा संपादक मैं देखता हूँ, नाम नहीं लूँगा, सब लोग हमारे आदरणीय हैं जो रिटायर हुए हैं, मतलब बहुत ईमानदारी से उन्होंने किया। क्या समाज हमारे लिए कभी खड़ा होता है? नहीं, आप तो शब्द से खेलते हैं, आप बन से थोड़ी खेल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को जब चाहे निकाल दिया जाता है, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग निकाले गए, और जब आदमी की नौकरी नहीं रही, वो करेगा क्या? उसके लिए वेज बोर्ड की कोई उसके लिए बात नहीं होती, कोई उसके लिए बोलने वाला नहीं। मुझे एक दिन इंडियन रेलवे के एक अफसर हैं जो रिटायर हो गए हैं, इंडियन रेलवे सेवक में हैं, इंजीनियर हैं, थे, तो कहने लगे भाई जी पत्रकारों को ईमानदार होना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई साहब एक बार बताएंगे कि क्या कभी आपने न्यूज़ रूम देखा है? कभी आपने न्यूज़ रूम देखा है हमारा मीडिया का? उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं देखा था। अरे साहब आपको पता है वो दिन रात एक करते हैं। मैंने कहा कोविड के समय दर्जनों पत्रकार उन्होंने अपनी जान चली गई है, सड़क पे थे पत्रकार। मैंने कहा रिपोर्टिंग कर रहे थे, फोटोग्राफर रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने कहा कि पत्रकार की नौकरी जाती, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्या समाज का कोई व्यक्ति करता है उनके लिए कोई बात करता है? सबके लिए वेज बोर्ड है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन आ रहा है। क्या हमें नहीं चाहिए? मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। पत्रकार बन के तो देखिए, 19 साल मैंने नाइट ड्यूटी की है। नहीं, ये मैं अपनी बात जब कर रहा हूँ तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लोग के सबकी बात कर रहा हूँ। ये वहाँ की पीड़ा को कोई बताने वाला है नहीं, जो हालत किस पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं, कैसे उनका घर चल रहा है, चूल्हा कैसे चल रहा है। अच्छा, और उस सब के बावजूद भी वो ईमानदार बने हुए, बिल्कुल सब कुछ उनके, जैसे आपने आर्थिक पत्रकारिता की है, सब कुछ सामने दिख रहा है सारे, लेकिन आपने तय कर रखा है नहीं, मुझे शब्द के अलावा, शब्द के सीमा से बाहर नहीं जाना। मैं धन पड़ा हुआ है, जेवरात पड़े हुए हैं, वो तो एक, अरे कौन दे रहा है साहब? मुझे तो किसी ने ब्रश नहीं बना। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? मैं बता रहा हूँ आलोक भाई, एक बार एनटीपीसी, मैं पावर सेक्टर करता था हिंदुस्तान टाइम्स में कवर, तो एनटीपीसी का एक व्यक्ति आया दिवाली का डिब्बा देना है। तो मैंने कहा यार क्यों दे रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई साहब करीब 2000 मंगवाए हैं, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। तो मैंने वो डिब्बा लिया, 1000 रुपये का डिब्बा था, और उसको 300 रुपये का दे दिया।
क्योंकि जो आपको दिवाली देने आया है वो दिवाली लेके भी तो जाएगा, उसके भी बीवी बच्चे हैं, क्योंकि दिवाली तो लेने देने का मामला है ना। हम मंगवाते ही हैं भाई। मैंने कहा बंधु ये भी आपके लिए है। बात उसकी ठीक लगी। एनटीपीसी इतना बड़ा संस्थान है, 1000-2000 आते, भैया तुम दे दो। अरे सर मिठाई के डिब्बे से करप्शन होती है। मिठाई का मेरे पास आएगा तो हम भी खाएंगे, जो आएगा वो सब खाएगा। आप मुझे एक बताइए ना, पत्रकार कौन सा है? गिनती का कुछ है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, है ना। ये कहना एक नहीं, मतलब जहाँ लाख पत्रकार काम कर रहे हैं उसमें से आप एक निकाल के। लेकिन मैं फिर से सवाल ले जाता हूँ, यहाँ इस मोड़ से जहाँ डिजिटल क्रांति आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, यहाँ से कहाँ का सफर लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए ये तो खैर मैं मानूंगा कि मीडिया के सामने इस तरह का संकट तो है कि मीडिया, जो प्रिंट मीडिया जो है, पाठक से दूर हुआ है। लोकल खबरें नहीं हैं, जन धड़कन की खबरें नहीं हैं, सरकारी खबरों का मतलब ज़्यादातर सरकारी खबरें वो खबरें जिससे अखबार को लाभ हो रहा है, विज्ञापन के स्तर पे या अदरवाइज लाभ हो रहा है। जैसे आप देखिए कि कई पहले सब अखबारों में पाठकों के पत्र छपते थे, मोहल्ले की समस्याएं छपती थी, कोई नहीं छाप रहा, कोई नहीं छाप रहा जी। इसी से लगा दीजिए, है ना। और मतलब ये एक मसला, लेकिन इसमें पत्रकार क्या करेगा? मैं अपने संपादक से विद्रोह थोड़ी कर लूंगा। बाजार से जुड़ गया है, बाजार से जुड़ गया, सारे अखबार बंद हुए जा रहे हैं, उसके मालिक नए नए उद्योग में आ रहे हैं, धंधे में आ रहे हैं। वो उसका जिक्र क्या करें, अलग अलग जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उन्होंने अपना स्विच ओवर कर लिया नए। लेकिन इन सब के बावजूद, इनके बावजूद संप्रेषण का अंदाज है, जिसको पत्रकारिता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिससे कि लोगों तक खबर पहुंचती है, आसपास की चीजें पहुंचती हैं, माध्यम बदल रहा है, लेकिन उसको पत्रकारिता अगर नाम दी जाए तो वो कैसा दिख रहा है? देखिए आलोक जी, देखिए सोशल मीडिया जो अपने आप में बड़ा एक डेमोक्रेटिक जगह है, ये आप मानेंगे। देखिए आपने लंबे समय तक बड़े स्तर की पत्रकारिता के राष्ट्रीय अखबारों में जुड़े रहे, आज आप एक अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के दौर में सैकड़ों पत्रकार जो हैं खुद एक तरह से अपने अपने इंस्टीट्यूशन बन गए, अपना चैनल चला रहे हैं। ये मुझे अच्छा भी लगता है ना। और खबरें आप दबाई नहीं जा सकती। मैं एक संस्थान में काम करता था, मुझे याद है कि वहाँ पे हरियाणा के उपचुनाव होने वाले थे। देवीलाल हरियाणा में सर्वा थे, तो हमारे ऊपर दफ्तर में बोला गया कि कोई भी खबर जो है देवीलाल की नहीं छपेगी, सिर्फ कांग्रेस की छपेगी। तो पूरा चुनाव हो गया भाई साहब, एक खबर नहीं विपक्ष की छपी। आप अंदाजा लगाएंगे, एक खबर नहीं छपी। तो अब ऐसा नहीं है, आप मेरी खबर नहीं छाप रहे हो तो मुझे छापने वाले दसियों नौजवान हैं, रास्ते हैं, है ना। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हुआ है। सोशल मीडिया से मेरी शिकायत नहीं है, मेरी चाहत है ना, कि सोशल मीडिया ज़्यादा जिम्मेदार हो, है ना, और वो तथ्यों के साथ चीज़ों को परोसे। सोशल मीडिया में आपके जैसे लोगों का स्वागत है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, है ना। ये इस पर मुझे वो रहता है कि कभी कभी फैक्चुअली वो कुछ भी डाल कर देते हैं, तो एक वहाँ पे भी एक तरह से मॉनिटरिंग की अपेक्षा मेरी रहती है। इतना मैं चाहता हूँ। बातचीत के आखिरी चरण में, आखिरी मोड़, एक मुझे अपने सेटिस्फैक्शन से जुड़ी बातें बताइए। अखबार बेइंतहा आपने लिखी, सारे अखबारों में लिखा, हिंदी हो अंग्रेजी हो, लिखते ही रहे। मतलब शुरू में हमने कहा कि चंद लोगों में है जिसका लेख हर दिन कहीं न कहीं मिल रहा, 365 दिन कहीं न कहीं लिख रहा, और हम जैसे लोगों को आश्चर्य होता है आप कैसे समय निकाल देते हैं इतने शब्दों को लिखने का। एक किताबें भी आपने निकाली बहुत सारी। सेटिस्फैक्शन किस में ज़्यादा है, लेखों में या किताब? देखिए मुझे तो जॉय मिलता है, दोनों में मिलता है। लेखन में बहुत जॉय है, किताब जो है वो एक अलग मिजाज है, खबर भी कभी एक सुख है। देखिए पत्रकारिता सुख का खेल है, ये आपको जॉय देती है। अगर आपको ये जॉय नहीं दे रही, आनंद नहीं दे रही, तो फिर आप कुछ और कर लीजिए। मैं लोग नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बड़े संस्थान में था, मेरी नौकरी चली गई, तो उस टाइम में बिजनेस जर्नलिस्ट था, सब चीज़ें थी। तो मुझे एक बड़े उद्योगपति ही हैं, उनके बड़े रियल इस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट हैं नोएडा में। तो उन्होंने मेरे से मैं उनको कोट करता था अपने आर्टिकल्स वगैरह में, तो उन्होंने कहा कि यार विवेक तुम किधर, विवेक तू कहाँ है आजकल, तो फ़ोन ही नहीं तेरा आ रहा। मैंने कहा सर नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तेरे पास नौकरी नहीं है? मैंने कहा हाँ जी नौकरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रखता हूँ, अभी रखता हूँ,
है ना। और 62 सेक्टर में मेरा ऑफिस जो है नोएडा का, मैं जीके में हूँ तो जीके पे आना, तू जीके आ जा, 62 तेरे घर के पास है, आप वहाँ पे आना शुरू कर दो और 6 महीने की सैलरी पहले दिन ही ले लो। ये ऑफर उनकी तरफ थी। आरूख जी, पूरा दिन मेरा मतलब जिस तरह से निकला कि मैं क्या करूं, आज मैं 25 साल की नौकरी पत्रकारिता छोड़ दूं या इधर आ जाऊं, है ना। धर्म संकट में था। अगले दिन मैंने कहा कि नहीं, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँगा, मैं यहाँ नहीं करूँगा। मतलब क्योंकि मुझे जो आनंद किस में मिल रहा है, आनंद तो मुझे उसमें मिल रहा है ना। और ये मुझे लगता है ये मेरी स्थिति नहीं है, ये हर पत्रकार की है। वंस जर्नलिस्ट इज ऑलवेज ए जर्नलिस्ट, है ना। आपने मेरे आखिरी सवाल का जवाब यूं ही दिया। मैं पूछने वाला था कि पत्रकार नहीं होते तो आप क्या होते? मुझे लगता है कि मेरे घर के पास 2 पत्रकार रहते थे। सुनिए, ये आप और एक पत्रकार को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। मेरा बचपन दिल्ली में मिंटो रोड में बीता। मेरे घर के पास 2 पत्रकार रहते थे। एक थे वो उनके उस स्टेट्समैन में थे, पी शर्मा लिखते थे, परमानंद शर्मा था, पी शर्मा लिखते थे। उनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त था, मोहित था, IIT में पढ़ा था, IIT बॉम्बे में मैथ्स पढ़ा था। और घर के थोड़ी दूरी रहते थे, आए थे और मुझे मिलवाया था उनसे राजीव शुक्ला जी ने। और वो थे बनवारी जी। बनवारी जी थे और मुझे बनवारी जी के घर में जाने पे मैं सबसे ज़्यादा आनंद इसलिए आता था, किताबें ही किताबें थी, बड़ा सा गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई थी और खूब पढ़ने का मौका मिलता था वहाँ पे राम बहादुर राय जी आते थे, है ना, वहाँ पे आते थे। और राजीव शुक्ला हमारे मिंटो रोड में रहते थे, उन्होंने मिलवाया था। और जनसत्ता शुरू होने वाला था तो राजीव जी वहाँ पे रहते थे। तो मुझे लगता है इन दोनों की वजह से मैं मीडिया में आया, इन दोनों की वजह से आया। मतलब ये, हाँ, बनवारी जी जैसे, है ना। तो ये जो लोग हैं, और मुझे लग रहा है कि वैसे तो ऊपर वाले ने तय किया होता है, रास्ते बनाता है। और मुझे लगता है कि मीडिया से बड़ा कोई पेशा नहीं है। यहाँ पे जो आपका एक्सपोजर है, जितने लोगों से आप मिलते हो, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मीडिया की वजह से मिला मेलविल डेमेलो जैसे लोगों से, कमेंट जो न्यूज़ रीडर थे, भारत जसदेव सिंह जी से, जसदेव सिंह, देवकीनंदन पांडे तो हमारे घनिष्ठ मित्र बने, तो है ना, कमेंटेटर। और मेलविल डेमेलो ने गांधी जी की शव यात्रा को कवर किया था, है ना, कवर किया था। जसदेव सिंह, देवकीनंदन पांडे देखिए पत्रकार थे, वो भी मीडिया पत्रकार थे। मैं उनके घर गया। आलोक जी, इंटरव्यू ये किस्सा सुनाए बिना मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा आपसे। तो उनके घर गया, रिटायर हो गए थे, INA में रहते थे। नहीं, INA इस तरफ, हाँ, लक्ष्मीबाई नगर रहते थे। तो INA यहाँ से जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड है ना। और वो तो वहाँ पे मैं उनके घर गया। 1988 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स का कॉलमिस्ट था, मेरा कॉलम छपता था वीकली। उन लोगों पे था जिन्होंने दिल्ली को बहुत समृद्ध किया है, लेकिन आप थोड़ा सा पटाक्षेप है, हाँ, पर्दे के पीछे आप जा रहे हैं। तो ये कॉलम, तो मैं उनके घर गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, भूलूंगा नहीं। वो घर के बाहर बैठे हुए थे और उनकी जो श्रीमती जी थी, वो जो सरकारी मकान है उधर, उसके आगे बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा यार, ये मैं सही पहुँच रहा हूँ। तो आगे बाबुओं के बच्चे खेल रहे थे, संडे का दिन था। और घर में मुझे 2-4 अटैचियाँ, बहुत ही टूटा फूटा मामला दिख रहा था। तो पांडे जी मुझे कहने लगे, बातचीत होने लगी। पांडे जी ने किससे सुना, 1948 में ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण बुलेटिन नहीं किया था। 8:45 का बुलेटिन तो पांडे जी के लिए आरक्षित था, सुरक्षित था। पांडे जी मुझे कहने लगे, यार मेरे पास, सिगरेट पीते थे पांडे जी, कहते यार मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास तो घर ही नहीं था, मैं तो सड़क पे आ रहा था, मैं तो सड़क पे था। देखिए 40 साल की नौकरी के बाद आप कुछ नहीं मनाया, मैं सड़क पे था। कहता ये बात पता चल गई वसंत साठे जी को किसी तरह से, वो सूचना और प्रसारण मंत्री थे। कहता उन्होंने मुझे ये घर कलाकार कोटे से दिलवाया है, लक्ष्मीबाई नगर का जो घर था। अब आप देखिए कि इतना बड़ा आदमी, मुझे बताइए हिंदी में उतना बड़ा आदमी कौन है, मतलब हिंदी ब्रॉडकास्टिंग में। उसके बाद यही स्थिति सब पत्र, उसके बाद घर नहीं था, है ना, उसके बाद घर नहीं था। और वो उसकी क्या स्थिति होती होगी। और आप ये देखिए कि फिर कुछ दिन बाद वो करीब 91 में या 91-92 में पीछे ही आ गए थे आकाश भारती अपार्टमेंट्स में, जब उनका घर बन गया। लेकिन रिटायरमेंट के 5 साल तक भी तो आपको रहना है।
और उनका बेटा सुधीर एक्टर है, उनका सुधीर तो बहुत मशहूर एक्टर है। तो ये मुझे लगता है आलोक भाई, ये सबकी यही स्थिति है। ये सबकी यही स्थिति है। सबकी तमाम दुश्वारियों के बावजूद अपने मेहनत से प्यार करते हैं। मेहनत से प्यार, प्रोफेशन से प्यार, और ये सबकी यही स्थिति है हम पत्रकारों की, ये सबकी स्थिति है। बहुत अच्छा लगा, दर्शक भी इंजॉय किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। इट्स ऑनर टॉकिंग टू यू।